जब जब शासन व्यवस्था बदली है, जब जब समाज बदला है, तब तब साहित्य ने करवट ली है। और जब जब साहित्य ने करवट ली है, उसके रूप बदले हैं, अभिव्यक्ति के माध्यम बदले हैं, भाषा बदली है। तो दोस्तों, आज इसी बदलाव को आधुनिक काल के संदर्भ में समझने वाले हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा गद्य का उद्भव और विकास। और आप इसे ध्यान से देख लीजिए, ये जो इमारत जिसका चित्र मैंने यहाँ लगाया है, ये फोर्ट विलियम कॉलेज है, जिसने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो 4 आधार स्तंभ खड़ी बोली गद्य के विकास में माने जाते हैं, उनमें से 2 के चित्र ही उपलब्ध हो सके तो आप देख सकते हैं, सदल मिश्र को और सैयद इंशा अल्लाह खां को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। लेकिन क्योंकि आज का सत्र गद्य के उद्भव और विकास पर केंद्रित है, तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगी आधुनिक काल की। तो दोस्तों, आधुनिक काल के विषय में 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि हम आदिकाल में देखते हैं कि साहित्य के केंद्र में केवल शासक है, युद्ध है, वर्णन है। भक्ति काल में हम देखते हैं कि साहित्य के केंद्र में भक्ति भाव है। और रीतिकाल में हम देखते हैं कि या तो राजाओं का यशोगान है या फिर श्रृंगार चित्रण है। अगर भक्ति के माध्यम से यानी राधा कृष्ण के माध्यम से भी अभिव्यक्ति हुई है, तो श्रृंगार रस की ही अभिव्यक्ति हुई है। लेकिन आधुनिक काल में आकर के सारी स्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। आधुनिक काल में आकर क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व के स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है आधुनिक काल में। और वो बदलाव शुरू होता है 14वीं शताब्दी के लगभग, जो औद्योगिक क्रांति हुई। उसके बाद औद्योगिक क्रांति होती है, विज्ञान का विकास होता है, वैज्ञानिक चिंतन का विकास होता है, और उसके फलस्वरूप मनुष्य के सोचने समझने में परिवर्तन आता है, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। अब चीजें वो आंख बंद करके परंपरा के आधार पर स्वीकार नहीं करता, बल्कि जो भी परंपराएं हैं उन्हें तर्क की कसौटी पर कसता है और उपयुक्त मानने पर ही स्वीकार करता है। ये सबसे बड़ा बदलाव है जो आधुनिक काल में आया। और इसी बदलाव के फलस्वरूप और अंग्रेजी शासन व्यवस्था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आधुनिक काल में लगभग 1700 ईस्वी के बाद जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तब से अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया और शासन व्यवस्था स्थापित होने लगी। और प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद तो ये पूरी तरह से अंग्रेजों का शासन भारत में स्थापित हो गया। तो जैसे जैसे अंग्रेजों की शासन व्यवस्था मजबूत होती गई, उन्हें जरूरत पड़ी एक ऐसे माध्यम की जिसके माध्यम से न केवल वो ईसाई धर्म का प्रचार कर सकें, बल्कि भारतवासियों की भाषा को समझ सकें, उन्हें अपनी भाषा समझा सकें। और इसी दौर में खड़ी बोली एक बहुत मजबूत संपर्क भाषा के रूप में हमारे सामने आई। और इसी सारी प्रक्रिया का परिणाम था गद्य का उद्भव और विकास। यद्यपि गद्य के उद्भव और विकास के बीज बहुत समय पहले, कई शताब्दियों पहले अंकुरित हो उठे थे, लेकिन उनका समुचित विकास खड़ी बोली गद्य के रूप में आधुनिक काल में ही हुआ। तो चलिए इसी पृष्ठभूमि पर शुरू करते हैं आज का सत्र। इससे पहले कि हम गद्य की चर्चा करें, हम आधुनिक शब्द को समझ लेते हैं। आधुनिक शब्द दोस्तों, अधुना, संस्कृत में एक शब्द होता है अधुना, संस्कृत की अधुना शब्द से बना है। और अधुना में जो प्रत्यय लगा है वो है ठय प्रत्यय। और दोस्तों, इस ठय प्रत्यय में से एक शेष रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार इस मूल शब्द है अधुना और प्रत्यय है ठय, जिसमें से एक शेष रहता है। इस प्रकार आधुनिक शब्द बना। और जब भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब भी कभी किसी शब्द के पीछे एक प्रत्यय लगता है, तो प्रथम स्वर का दीर्घीकरण होता है, यानी अ के स्थान पर एक प्रत्यय लगने पर आ हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से आधुनिक शब्द बनेगा। अब बात यह आती है कि अधुना शब्द का अर्थ क्या है। अधुना शब्द का अर्थ है दोस्तों अब यानी इस समय, जिस समय हम बात कर रहे हैं, उस समय क्या स्थिति है, क्या सोच है, क्या चिंतन है, क्या दृष्टिकोण है, वो आधुनिक शब्द अभिव्यक्त करता है।
इसका मतलब ये हुआ कि आधुनिक शब्द कभी भी किसी भी काल में पुराना हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस काल में उसका प्रयोग होगा उसी काल के चिंतन का बोध कराएगा ये शब्द। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आते हैं गद्य पर अपनी चर्चा पर। तो गद्य शब्द को भी हमें समझ लेना है, क्योंकि आपको पता है जब भी मैं कोई टॉपिक शुरू करती हूं तो सबसे पहले मैं उस शब्द के अर्थ से शुरुआत करती हूं, आपको अर्थ समझाने की कोशिश करती हूं ताकि आप उसे कभी भूलें नहीं। तो गद्य शब्द संस्कृत की गद धातु से निष्पन्न हुआ है, यानी उत्पन्न हुआ है। इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत की गद धातु से हुई है और गद का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से कहना, कथन करना या वर्णन करना। अब बात यह है कि स्पष्ट कहना का अर्थ आखिर क्या है। स्पष्ट कहना का अर्थ है कि हम किसी भी बात को इतने सरल तरीके से अभिव्यक्त करें कि श्रोता को आसानी से वो बात हमारी समझ में आ जाए। तो इसलिए गद, यहां से गद धातु से गद्य शब्द बना। अब क्योंकि जब हम पद्य में कोई बात कहते हैं तो कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि पद्य में कही गई या कविता में कही गई बात हर किसी की समझ में आए, लेकिन जब हम गद्य में बात करते हैं तो सबके समझ में आसानी से आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि गद्य शब्द बना ही इसलिए है कि कोई भी बात जब स्पष्ट रूप से कही जाए तो हम उसे गद्य कहते हैं। आगे चलते हैं। अब गद्य का अर्थ क्या हुआ इस प्रकार साहित्य के संदर्भ में देखें, वो तो शब्द का अर्थ था छंद रहित वाक्य या वाक्य समूह जो गाया न जा सके उसे गद्य कहते हैं। यानी छंद रहित वो वाक्य समूह जिसे गाया नहीं जा सकता और जिसके द्वारा अपनी बात को श्रोता तक आसानी से सरल और स्पष्ट रूप में पहुंचाया जा सकता है। गद्य का लक्ष्य क्या है? गद्य का लक्ष्य है सहज, सरल और सीधे शब्दों में किसी निश्चित प्रयोजन, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, किसी भी निश्चित उद्देश्य से अपनी बात को कहना या स्पष्ट करना। प्रारंभ में गद्य, जब गद्य लेखन शुरू हुआ उस समय गद्य केवल व्याख्या करने में, किसी भी इस चीज की या किसी बात को समझाने में या तर्क प्रस्तुत करने में या वर्णन करने में या कहानी कहने में ही प्रयुक्त होता था। लेकिन आधुनिक काल में आकर गद्य बहुआयामी रूप में विकसित हो गया, उसके अनेक आयाम विकसित हुए, यानी बहुत सारी गद्य की विधाएं भी विकसित हुई जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात आती है खड़ी बोली गद्य के उद्भव की। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि हमारी हर विधा की जो जड़ है, यहां तक कि हमारी भाषा की जो जड़ है वो भी संस्कृत भाषा है, उसी तरह से हमारी गद्य की जो अधिकांश विधाएं हैं, जो पारंपरिक विधाएं हैं, उनकी जो जड़ है, उनका जो केंद्र है वो संस्कृत भाषा में निहित है। और यही कारण है कि प्राचीनतम गद्य जहां पर सबसे पहले हमें गद्य के दर्शन होते हैं वो है संस्कृत का यजुर्वेद। सबसे, यानी जब वेद लिखे जा रहे थे, जब यजुर्वेद का सृजन हो रहा था, उस समय दोस्तों संस्कृत भाषा में गद्य का जन्म हुआ था। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि गद्य का प्राचीनतम रूप कहां मिलता है और ऑप्शन में यजुर्वेद हो, तो आपको यजुर्वेद पर ही टिक करना है, सही निशान लगाना है। लेकिन अगर यजुर्वेद विकल्प में नहीं है और केवल हिंदी के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपका उत्तर अलग होगा और उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आधुनिक काल से पूर्व गद्य के प्रमुखतः 4 रूप प्राप्त होते हैं। अब कौन कौन से रूप हैं? देखिए, राजस्थानी गद्य ध्यान में दे लेंगे। गद्य खड़ी बोली में जब विकसित हुआ, संस्कृत की बात तो एक तरफ जाने दीजिए, वो हमारी जड़ है, बीज है, लेकिन विकास हिंदी में गद्य किस रूप में हुआ? तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने आता है गद्य का रूप राजस्थानी गद्य। उसके बाद ब्रज भाषा का गद्य आता है, फिर दक्षिणी गद्य आता है और उसके बाद आता है खड़ी बोली गद्य। यानी खड़ी बोली तक विकास करते हुए पहुंचने में 3 पड़ावों से होकर गुजरना पड़ा गद्य को, और वो थे राजस्थानी गद्य, ब्रज भाषा का गद्य और दक्षिणी गद्य, और उसके बाद आता है खड़ी बोली का गद्य। यहां एक बात और मैं बता दूं कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि प्राचीनतम हिंदी गद्य जो दिखाई देता है वो ब्रज भाषा की कृतियों में होता है, यानी ब्रज भाषा का गद्य प्राचीनतम गद्य का रूप है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राजस्थानी गद्य प्राचीनतम है। तो दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आदिकाल में भी हमें कुछ हिंदी गद्य की पुस्तकें मिलती हैं जिनमें गद्य का प्रयोग हमें स्पष्ट रूप से होते हुए दिखाई देता है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है कुवलय माला, उद्यतन सूरी के द्वारा 9वीं शताब्दी में लिखी गई। यानी ये सन दोस्तों मैं इसलिए लिखती हूं ताकि
आपको ये एहसास रहे कि कब से आदिकाल में किस सन से हिंदी गद्य की जड़ें विकसित होनी शुरू हो गई थी। तो उद्योतन सूरी ने जब कुवलय माला 9वीं शताब्दी में लिखी, उस समय हमें हिंदी गद्य के दर्शन होने लगे थे। उसके बाद 10वीं शताब्दी में रोड कवि ने लिखी राउलवेल, जिसमें हिंदी गद्य के दर्शन हमें होते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में दामोदर शर्मा के द्वारा लिखी गई। ये तीनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पर लेखक से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन तीनों के समय को, उनके लेखकों को ध्यान में रख लेंगे, अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। उसके बाद चौथी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है वर्ण रत्नाकर, और 14वीं शताब्दी में लिखी गई और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की ये रचना है। ये चारों आपको लेखकों और समय रचनाकाल के संदर्भ में अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेनी है। अब यहाँ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ विद्वान राजस्थानी गद्य को, तो कुछ विद्वान ब्रज भाषा के गद्य को प्राचीनतम मानते हैं। और प्राचीनतम राजस्थानी गद्य की जो रचनाएं हैं वो है धनपाल कथा, तत्व विचार, पृथ्वी चंद्र चरित, जिसको वाग विलास भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाग विलास नाम से किस ग्रंथ को पुकारा जाता है, तो पृथ्वी चंद्र चरित जो है उसे वाग विलास भी कहा जाता है। और ये तीनों कृतियां राजस्थानी गद्य की प्रमुख कृतियां हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कृति जो आती है वो है श्रृंगार रस मंडन। इस पर भी बहुत प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विठल नाथ के द्वारा ये लिखी गई। इसके बाद आती है, देखिए ये राजस्थानी गद्य की तो 3 रचनाएं थी, ये सब ब्रजभाषा गद्य की रचनाएं हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दोनों ये कृतियां गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई। उसके बाद नाभा दास का अष्टयाम जो 1603 ईस्वी में लिखा गया, बेताल 25 1710 ईस्वी में लिखी गई सुरति मिश्र के द्वारा। ये सारी की सारी ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं हैं। ये जो रचनाएं अति महत्वपूर्ण है, जिन पर प्रश्न की संभावना है, वही रचनाएं यहाँ पर मैंने लिखी हैं। अनावश्यक विस्तार मैंने नहीं किया, तो आप इन कृतियों को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे रचना और उनके रचना काल के साथ। ब्रजभाषा गद्य के समानांतर ही, जैसे ही ब्रजभाषा गद्य यहाँ ब्रजभाषा में लिखा जा रहा था, उसी के समानांतर खड़ी बोली में भी गद्य का धीरे धीरे विकास होने लगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विकास कभी भी दोस्तों इस तरीके से नहीं होता कि ब्रजभाषा गद्य में लिखा हुआ चल रहा है और अचानक ब्रजभाषा गद्य लेखन बंद हो जाए और उसके बाद खड़ी बोली गद्य लेखन का जन्म हो। इस तरह से विकास की प्रक्रिया नहीं होती। विकास की प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जो परंपरा पहले से चली आ रही है, वो परंपरा धीरे धीरे क्षीण होती है, कमजोर होती है, और उसी के समानांतर एक मजबूत और सशक्त और प्रभावशाली रूप में एक दूसरी परंपरा का जन्म होता है। तो वही स्थिति हमें यहाँ ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य के रूप में दिखाई देती है। ब्रजभाषा गद्य के समानांतर ही खड़ी बोली गद्य का जन्म हुआ, इस बात को आप भूलेंगे नहीं। प्रारंभ में साहित्यिक हिंदी को ही खड़ी बोली कहा गया। अब खड़ी बोली को खड़ी बोली क्यों कहा गया, ये भी आप संक्षेप में जान लीजिए। वर्णों में एक तो खड़ी पाई का प्रयोग होता है, दूसरी बात खड़ी शब्द जो है कुछ विद्वान मानते हैं खरी से बना है। खरी मतलब अच्छी यानी शुद्ध। खरा हम कहते हैं ना, ये आदमी क्या है, खरा सोना है, यानी बहुत शुद्ध सोना है। तो शुद्ध तो यानी शुद्ध भाषा थी ये, इसलिए इसे खड़ी बोली कहा गया। और उच्चारण में थोड़ा खड़ापन था, इसलिए भी इसे खड़ी बोली कहा गया। यानी 3 कारण हैं खड़ी बोली को खड़ी बोली कहने के। पहली बात खड़ी बाई का प्रयोग, दूसरी बात भाषा की शुद्धता, और तीसरी बात भाषा में उच्चारण में खड़ापन होना। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब खड़ी बोली का केंद्र कौन कौन से स्थान है वो भी देख लीजिए आप। दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, देहरादून, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और रामपुर के आसपास के क्षेत्र के भाषा के रूप में विकसित हुई मूलतः खड़ी बोली, जो बाद में कालांतर में संपूर्ण भारत की भाषा के रूप में सामने आई, एक प्रभावशाली संपर्क भाषा के माध्यम के रूप में सामने आई। आगे चलते हैं। खड़ी बोली गद्य का उदय 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुआ। देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है, अभी हमने पढ़ा संस्कृत गद्य का प्राचीनतम रूप यजुर्वेद में, उसके बाद राजस्थानी और ब्रजभाषा गद्य होता है, और ब्रजभाषा गद्य के समानांतर खड़ी बोली गद्य होता है। और हमारी चर्चा का मूल विषय है खड़ी बोली गद्य का उद्भव और विकास, तो उसी पर हम ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। तो
खड़ी बोली गद्य का जो प्रत्यक्ष संबंध जिससे दिखाई देता है वो है दक्षिण भारत में विकसित हुई दक्षिणी बोली से, जिसे दक्षिणी बोली कहा गया। और इसका उदय 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुआ। अब दक्षिण भारत में क्यों हुआ, जबकि हम आज जो देखते हैं, हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग या क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग वहां पर अधिक होता है। लेकिन दोस्तों, जब मुसलमानों का शासन था उस समय राज्य विस्तार के दौरान जब यहां से उत्तर भारत से लोग वहां गए व्यापार के सिलसिले में या शासन व्यवस्था के सिलसिले में, तब वे लोग वहां के स्थानीय नागरिकों के संपर्क में आए और इस मिलन के फलस्वरूप जो भाषा विकसित हुई वो दक्षिणी खड़ी बोली थी, यानी खड़ी बोली का दक्षिणी रूप था, जो खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप है। आगे चलते हैं। गद्य की दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन के विस्तार के साथ साथ खड़ी बोली गद्य की पृष्ठभूमि तैयार हुई जब उत्तर भारत के मुस्लिम शासकों के साथ यहाँ के कर्मचारी और व्यापारी दक्षिण भारत पहुंचे, है ना, संपर्क के माध्यम से इस भाषा का विकास हुआ। खड़ी बोली गद्य का प्राचीनतम रूप, ध्यान दे लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। खड़ी बोली गद्य का प्राचीनतम रूप कहां मिलता है? दक्षिणी साहित्य में देखने को मिलता है। प्रश्न पूछा जाए कि खड़ी बोली गद्य का प्राचीनतम रूप कहां मिलता है, तो दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण में इसे, अब ये जो भाषा विकसित हुई दक्षिणी हिंदी जिसे हम कहते हैं, उसे दक्षिण में हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, दहलवी, जबाने हिंदी या जबाने हिंदुस्तानी आदि नामों से पुकारा गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक दक्षिण भारतीय जो लेखक हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूदराज, जिनका समय 1318 से 1422 ईस्वी के मध्य माना गया है। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूदराज को नहीं भूलना है। आगे चलेंगे। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मेराजुल आशिकीन, शिकारनामा, हिदायतनामा, ये इनकी तीन, बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन उनमें से ये तीन महत्वपूर्ण है। और इन तीनों में से भी दोस्तों आपको भूलना नहीं है मेराजुल आशिकीन नामक रचना को, क्योंकि ये दक्षिणी हिंदी की, दक्षिणी खड़ी बोली की सबसे पहली प्राचीनतम रचना मानी जाती है। मुल्ला वजही दूसरे लेखक हैं गेसूदराज के बाद, और इनकी रचना है सबरस और कुतुब मुश्तरी। दोनों रचनाओं पर प्रश्न आते हैं, दोनों रचनाओं को याद कर लेंगे। मुल्ला वजही की प्रमुख रचनाएं हैं सबरस और कुतुब मुश्तरी। मोहम्मद अली कुतुब शाह, इसकी प्रमुख रचना है कुलियाते कुली कुतुब शाह। हुसैन अली खां, इनकी प्रमुख रचना है चार दरवेश, जो कि मूलतः फारसी में लिखी गई कृति थी, लेकिन हुसैन अली खां ने अपने पुत्रों के लिए इसका अनुवाद दक्षिणी हिंदी में किया। मेराजुल आशिकीन जो गेसूदराज के द्वारा रचित रचना है, दक्षिणी गद्य की प्रथम कृति मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप कंठस्थ कर लेंगे। सबरस उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति है। देखिए गद्य का रूप मिलता है। सबरस और कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की रचनाएं हैं। लेखक संबंधी प्रश्न इस पर आता है। और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है इस सबरस के संबंध में कि ये उर्दू साहित्य की पहली गद्य कृति मानी जाती है। मेराजुल आशिकीन दक्षिणी गद्य की पहली कृति है और सबरस उर्दू गद्य की पहली रचना है। सर्वप्रथम मुंशी लल्लू लाल ने अपने ग्रंथ प्रेम सागर में खड़ी बोली शब्द का उस समय जो प्रचलित भाषा थी उसके लिए प्रयोग किया। यानी प्रश्न अगर पूछा जाए कि सबसे पहले खड़ी बोली शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान हैं, तो आपकी जुबान पर नाम होना चाहिए लल्लू लाल, और ग्रंथ का नाम है प्रेम सागर, जिसमें उन्होंने तत्कालीन प्रचलित संपर्क भाषा के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया। आगे चले। गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली शब्द के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए वो है टकसाली भाषा, यानी गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहकर पुकारा। टकसाल में क्या बनता है इस बात को भी आप समझ लेंगे। टकसाल में बनते हैं सिक्के, और वो सिक्के प्रामाणिक होते हैं, मानक होते हैं, और उन्हें हम आधार बनाकर अपनी जरूरत की वस्तुएं खरीदते हैं। उनको कोई नकार नहीं सकता, लेने से उनको इनकार नहीं कर सकता। इसी तरह से खड़ी बोली में जो मानक रूप था उसको अभिव्यक्त करने के लिए गिल क्राइस्ट ने इसे टकसाली भाषा कह करके प्रयुक्त किया। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कवि की बात कर रही हूं, प्रसंगवश अमीर खुसरो माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार दक्षिण भारत में खड़ी बोली के प्रमुख साहित्यकार मुल्ला वजही हैं। ध्यान देंगे, आचार्य शुक्ल ने, जिनकी सबरस उर्दू गद्य की पहली रचना मानी जाती है,
उन्हें आचार्य शुक्ल ने दक्षिण भारत में खड़ी बोली के प्रमुख साहित्यकार के रूप में स्वीकार किया है और उनकी रचना है सबरस और कुतुब मुश्तरी, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये सभी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, भूलने नहीं है। उत्तर भारत में अब बात, ये दक्षिण भारत की बात हो गई, यानी हम संस्कृत से राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, दक्षिणी गद्य से होते हुए अब हम खड़ी बोली गद्य पर आ चुके हैं। यानी दक्षिण भारत में जो दक्षिणी बोली को यानी खड़ी बोली को आधार देने वाले विद्वान थे, उन विद्वानों की हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात आती है कि उत्तर भारत में खड़ी बोली के रचनाकार कौन थे जिन्होंने खड़ी बोली के विकास की पृष्ठभूमि तैयार की। तो सबसे पहला नाम इस संबंध में जो आता है वो है कवि गंग का। कवि गंग अकबर के समकालीन कवि माने जाते हैं और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है चंद छंद वर्णन की महिमा, दोस्तों खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मानी जाती है चंद छंद वर्णन की महिमा। आगे चले, भाषा, दूसरी जो रचना है महत्वपूर्ण वो है भाषा योग वासिष्ठ। 1741 ईस्वी में लिखी गई, यानी 18वीं शताब्दी में लिखी गई। लेखक है राम प्रसाद निरंजनी, जो पटियाला दरबार के आश्रित कवि थे और ऐसा कहा जाता है कि पटियाला दरबार में जो रानी साहिबा थी उन्हें वे कहानियां पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे। उन्होंने भाषा योग वासिष्ठ नामक रचना लिखी जिसमें परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आपको ध्यान देना है, आचार्य शुक्ल ने इसी रचना को परिष्कृत हिंदी की पहली रचना माना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य का प्रथम एवं शुद्ध परिष्कृत ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ है और प्रथम प्रौढ़ खड़ी बोली गद्य के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे चलेंगे, जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया गया और समय है 1761 ईस्वी और जिसने किया वो विद्वान है दौलत राम। रानी केतकी की कहानी 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य लिखी गई। इंशा अल्लाह खां इसके लेखक थे। तो ये प्रमुख पृष्ठभूमि थी जो इन रचनाओं के द्वारा इन चार पड़ावों के से गुजरकर खड़ी बोली गद्य विकसित होकर हमारे सामने आया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आधुनिक युग में ही खड़ी बोली गद्य का विकास क्यों हुआ। गद्य के जितने विविध रूप हम देखते हैं कि आत्मकथाएं भी लिखी जा रही हैं, जीवनियां भी लिखी जा रही हैं, कहानियां और उपन्यास और उनके लेखन की शैलियां बहुत अधिक हैं, नाटक लिखे जा रहे हैं, एकांकियां लिखी जा रही हैं। तो इसी तरह से गद्य संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज न जाने कितने रूपों में हमारे सामने आता है। तो ऐसी क्या वजह थी कि आधुनिक युग में ही गद्य का विकास हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसे कहते हैं उसको भी हम समझेंगे अभी। विज्ञान की सबसे बड़ी बात क्या होती है? विज्ञान की सबसे बड़ी बात होती है कि वैज्ञानिक कभी भी बिना प्रमाणित हुई बात को स्वीकार नहीं करता। जब तक वो किसी बात को, किसी तथ्य को तर्क की कसौटी पर कसकर सिद्ध नहीं कर लेता, तब तक वो उस बात को स्वीकार नहीं करता। यही सबसे बड़ी पहचान है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की और यही वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो हमें मध्यकाल से आधुनिक काल को अलग करता है, उसकी सीमा रेखा निर्धारित करता है। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के साथ ही आधुनिक काल की जो रचनाएं हैं उनमें परिवर्तन आता है, उनकी विषय वस्तु में परिवर्तन आता है, उनकी अभिव्यक्ति में परिवर्तन आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दोस्तों इस तरह से समझ लेंगे कि दो स्थितियां होती हैं, एक तो परंपरावादी यानी अंधानुकरण करने वाले, दूसरे होते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के धनी जो बुद्धिजीवी होते हैं और जो तर्क की कसौटी पर कसे बिना कोई बात स्वीकार करते ही नहीं। तो अब इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे जैसे हम सभी के हमारे समाज में एक बहुत अंधविश्वास एक बहुत बड़ा प्रचलित है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम एक बार को अपना कदम आगे बढ़ने से पीछे मोड़ लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ ये कहा जाता है, हमारी माँ कहती है, हमारी दादी कहती है कि बिल्ली रास्ता काट गई है, अब हमें थोड़ी देर लौट जाना चाहिए, या कोई छींक दे घर से बाहर निकलते समय तो भी हम मानते हैं कि अब अपशगुन हो गया, हमें अभी रुक कर जाना चाहिए, पानी वानी पीकर थोड़ा बैठते हैं। लेकिन जिस क्षण हम इस बात को, इन दोनों स्थितियों को आंखें बंद कर स्वीकार करने की बजाय ये सोचते हैं कि एक बार जाकर तो देखें आखिर क्या होता है बिल्ली के रास्ता काटने से, जब हम इस बात का प्रमाण चाहते हैं, इस तथ्य की, इस अंधविश्वास की परीक्षा करते हैं
और जब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उस तर्क से पुष्ट होकर, तब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के धनी होते हैं। यानी जब हम अपनी सारी परंपराओं, सारे अंधविश्वासों को आंख बंद करके बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करते, उन पर सवाल खड़ा करते हैं, उनकी परीक्षा करने की तत्परता दिखाते हैं, तभी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं। तो इस बात को आप इस तरीके से समझेंगे तो आधुनिक युग में गद्य के विकास का सबसे बड़ा कारण था वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, जो पश्चिमी संपर्क, पश्चिमी साहित्य और पश्चिम में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। कल्पना और भावुकता के स्थान पर बुद्धि और तर्क की प्रधानता, ये बात यहां स्पष्ट हो गई वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ, क्योंकि अब कल्पना और भावुकता का समय नहीं रहा। अब कल्पना की बात भी की जा रही है तो बुद्धि और तर्क की कसौटी पर प्रस्तुत की जाने लगी। ये दूसरी बात थी जिसके कारण आधुनिक काल में दृष्टिकोण में बदलाव आया और गद्य के विकास की पृष्ठभूमि तैयार हुई। आगे चलते हैं। अंग्रेजों को एक बहुभाषी भाषा की आवश्यकता थी। बहुभाषी का मतलब है जिसे बोलने वाले बहुत सारे हों, ऐसी भाषा की उन्हें आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत में अपने शासन को मजबूती से स्थापित करना था, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें ईसाई धर्म के प्रचार के लिए एक माध्यम भाषा की आवश्यकता थी। ये दोनों ही कार्य उसी वक्त सफलतापूर्वक संभव हो सकते थे जबकि उनके पास एक ऐसी भाषा हो जिसे बोलने वाले भारत के बहुत सारे लोग हों। तो इस आवश्यकता ने भी गद्यात्मक भाषा को आधुनिक खड़ी बोली के गद्य के जन्म की पृष्ठभूमि तैयार की। अगला बिंदु है शासन व्यवस्था और धर्म प्रचार के लिए गद्यात्मक भाषा अधिक प्रभावशाली थी। यानी कविता में अगर मान लीजिए ईसाई धर्म का प्रचार करते अंग्रेज, तो उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता था, क्योंकि कविता को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए गद्य को आसानी से समझा जा सकता था, इसलिए गद्य का विकास संभव हुआ। अब आती है बात 19वीं शताब्दी में जब हिंदी गद्य विकसित होने लगा तो उसके आधार स्तंभ कौन से माने गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला 4 आधार स्तंभ हैं 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य के। उनमें सबसे पहला नाम आता है सदासुख लाल नियाजी का। आप दिल्ली के रहने वाले थे। 1756 से 1828 ईस्वी के बीच इनका समय माना गया है और इन्होंने सुख सागर नाम की रचना लिखी। इस पर प्रश्न पूछा जाता है, सुख सागर के लेखक का नाम पूछा जा सकता है और यह पूछा जा सकता है कि सुख सागर की विषय वस्तु किस पर आधारित है। तो विष्णु पुराण पर आधारित रचना है, कृति है सुख सागर। आगे चलते हैं। दूसरा जो आधार स्तंभ है 19वीं शताब्दी के गद्य का, वो है इंशा अल्लाह खां। आप लखनऊ के निवासी थे। 1752 से 1827 ईस्वी के मध्य का समय इनका माना गया है और इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कृति लिखी वो एक कहानी थी, रानी केतकी की कहानी, जो हिंदी कहानी के प्रारंभिक दौर की कहानियों में शामिल की जाती है। इस कहानी को आपको ध्यान रखना है, उदय भानचरित कहकर के भी पुकारा जाता है। यानी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस कृति को उदय भानचरित के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, रानी केतकी की कहानी को उदय भानचरित के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक कहानियों में महत्वपूर्ण है, आचार्य शुक्ल के अनुसार इसका रचनाकाल संवत में यह है 1855 से 1860 और ईस्वी में 1798 ईस्वी से 1803 ईस्वी के मध्य इसकी रचना हुई, ऐसा मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले जो विद्वान हैं, आधार स्तंभ है, वो है लल्लू लाल। आगरा के निवासी थे। 1763 से 1825 ईस्वी के बीच इनका समय रहा और आपने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है प्रेम सागर और श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध पर आधारित रचना है ये। आपको ध्यान रखना है, सुख सागर विष्णु पुराण पर आधारित है और प्रेम सागर श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध पर आधारित रचना है। आगे चलते हैं। अब जो अगले विद्वान हैं उनका नाम है सदल मिश्र। आप बिहार के रहने वाले थे। आपका समय 1767-68 से 1848 ईस्वी के मध्य माना गया है और नासिकेतोपाख्यान इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है जो 1803 ईस्वी में लिखी गई। कठोपनिषद में एक नचिकेता का प्रसंग आता है जिसमें नचिकेता को उसके पिता के द्वारा क्रोधवश यमराज को दे दिया जाता है और उस सारे प्रसंग को आधार बनाकर इस कृति की रचना की गई है। तो नचिकेता की कथा पर आधारित रचना है नासिकेतोपाख्यान, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हिंदी गद्य का प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार।
शुक्ल जी के मतानुसार गद्य का आविर्भाव आधुनिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना है। इस पर अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। आप इस बात को, इस मत को अच्छी तरह से ध्यान में रख लेंगे। खड़ी बोली गद्य को सुदृढ़ आधार देने में न केवल इन 4 विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही दोस्तों, बल्कि इसके साथ फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, जिसका चित्र से हमने शुरुआत की थी, उसकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां स्थापित है? कोलकाता में स्थापित हुआ। स्थापना वर्ष था 1800 ईस्वी और संस्थापक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मार्क्विस वेलेजली। यानी वेलेजली के शासनकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की 1800 ईस्वी में कोलकाता में स्थापना हुई। अब किस उद्देश्य से फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया उसे भी जान लेंगे। इसका उद्देश्य था भारतीय एवं पाश्चात्य भाषाओं का अध्ययन करना, उनके साहित्य का अध्ययन करना, कानून का अध्ययन करना, ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के केंद्र के रूप में इस संस्था को विकसित करना। यानी वेलेजली ने जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, उस समय वे चाहते थे कि एक ऐसी संस्था विकसित हो जो भारतीय और पाश्चात्य भाषाओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बने, भारतीय और पाश्चात्य साहित्य, कानून और ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के केंद्र के रूप में विकसित हो। लेकिन दुर्भाग्यवश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड ने, क्योंकि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किसके अंतर्गत कार्य करती थी? इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन करती थी। तो जो निर्देश इंग्लैंड से प्राप्त होते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें कार्य करना होता था, उन्हीं के अनुसार उन्हें शासन व्यवस्था चलानी होती थी। तो दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर जिस संस्था को वेलेजली ने स्थापित किया, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड ने इसे केवल भारतीय भाषाओं के सामान्य अध्ययन केंद्र के रूप में ही मान्यता प्रदान की। यानी पश्चिमी भाषाओं, साहित्य, कानून आदि के अध्ययन के केंद्र के रूप में तो नहीं ही मिली मान्यता, लेकिन इसके साथ ही केवल भारतीय भाषाओं के सामान्य अध्ययन केंद्र के रूप में ही मान्यता मिली। और ये कॉलेज, ये संस्था 1800 ईस्वी से 1854 ईस्वी के मध्य कार्यरत रही। यानी इसने आधुनिक गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के पहले प्रोफेसर डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट थे, जो कि एक विदेशी थे। हिंदुस्तानी भाषा का प्रोफेसर कौन होता है? पहला एक यूरोपीय विद्वान डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट, और ये 1800 से 1804 ईस्वी के मध्य रहे। इनके बाद अंग्रेजी प्रोफेसर्स में कैप्टन जेम्स मोअर, विलियम टेलर, विलियम प्राइस आदि के बाद अध्यापन केवल मुंशी और पंडितों ने किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंग्रेज अपने आप को उत्कृष्ट मानते थे, अपने आप को सुप्रीम मानते थे। और यही कारण है कि जिन मुंशी और पंडितों ने वास्तव में फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापन कार्य किया, उन्हें प्रोफेसर की उपाधि नहीं दी गई, उन्हें कहा गया मुंशी और पंडित, जबकि पढ़ाने वाले वही थे। पढ़ाने वाले ये विदेशी पश्चिमी विद्वान नहीं थे, केवल ये नाम के प्रोफेसर थे। लेकिन वास्तविक जो कार्य, वास्तविक जो भूमिका निभाई वो हिंदुस्तानी इन विद्वानों ने निभाई, लेकिन उन्हें प्रोफेसर के स्थान पर मुंशी और पंडित कहकर पुकारा गया। इनमें से कुछ एक नाम है लल्लू लाल, जिनकी चर्चा हम कर चुके। सदल मिश्र, आपको ध्यान रखना है, लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रहे। शेष दोनों विद्वानों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रहे। तो इन दोनों विद्वानों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है इंद्रेश्वर, गंगा प्रसाद शुक्ल, ख्याली राम, ब्रह्म सच्चिदानंद, मधुसूदन तर्कालंकार और शेष शास्त्री। खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में कुछ अन्य स्थितियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, चार विद्वान तो हो ही गए, उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज हो गया, उसके बाद आते हैं अन्य विद्वानों में समाचार पत्रों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। आपको दोस्तों इस नाम को भूलना नहीं है, क्योंकि यही हिंदी का पहला समाचार पत्र है। पंडित युगल किशोर, कहीं कहीं इनका नाम जुगल किशोर के रूप में भी लिखा हुआ मिलता है। ये मूलतः कानपुर के निवासी थे, लेकिन 1826 में कलकत्ता से इन्होंने उदंत मार्तंड नामक हिंदी के पहले समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र है वो है बनारस।
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1845 में काशी से इसका संपादन प्रारंभ किया। तीसरा जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र है वो है सुधाकर तारामोहन मित्र ने 1850 में काशी से ही इस पत्र का संपादन शुरू किया। और बुद्धि प्रकाश चौथा समाचार पत्र है। मुंशी सदासुख लाल नियाजी ने 1852 में आगरा से इस पत्र का संचालन या संपादन शुरू किया। तो ये पत्र हैं जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इन समाचार पत्रों में जो भी समाचार, जो भी लेख आदि प्रकाशित होते थे वे काव्यमय नहीं होते थे, बल्कि अधिकांशतः हिंदी गद्य में ही लिखे जाते थे। तो इस प्रकार हिंदी गद्य के विकास को, खड़ी बोली के गद्य के विकास को गति मिली। आगे चलें। अब कुछ एक धर्म और समाज सुधारक संस्थाएं, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था दोस्तों, और भारत में लगातार गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने के कारण, पहले मुसलमानों के अधीन रहने के कारण और उसके बाद फिर अंग्रेजों के अधीन रहने के कारण बहुत सारी अलग अलग परंपराएं विकसित हो गई थी। तो उस समाज में उन गलत और अप्रासंगिक परंपराओं के उन्मूलन करने के उद्देश्य से अनेक समाज सुधार संस्थाएं 19वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई देश के अलग अलग भागों में। उनमें से महत्वपूर्ण दो संस्थाएं थी, ब्रह्म समाज और आर्य समाज, जिनकी चर्चा हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अन्य संस्थाओं ने कोई योग नहीं दिया, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान इन संस्थाओं का रहा। अन्य संस्थाएं भी अपने अपने तरीके से खड़ी बोली गद्य के विकास में अपना योगदान देती रही। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय के द्वारा की गई। 1815 में इन्होंने खड़ी बोली गद्य में वेदांत सूत्रों का अनुवाद करवाया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम था। उसके बाद इन्होंने 1829 में बंगदूत नामक समाज हिंदी का एक पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया। आर्य समाज दूसरी संस्था थी। सत्यार्थ प्रकाश जो आर्य समाज का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसे लिखा गया। 1883 ईस्वी में इसका द्वितीय संशोधित और परिवर्धित संस्करण हिंदी में प्रकाशित हुआ। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी इन दोनों समाज सुधारक संस्थाओं ने भी खड़ी बोली गद्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब खड़ी बोली गद्य साहित्य के प्रारंभिक लेखकों पर बात करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 1823 से 1893 ईस्वी के बीच का समय आपका माना गया है। दोस्तों, एक और बात मैं प्रसंगवश आपको बता देना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं वो चर्चा नहीं करूंगी तो ये चर्चा थोड़ी अधूरी सी लगेगी। आपको दोस्तों पता होगा कि जब तक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना नहीं हुई, उससे पहले हमारे यहाँ गुरुकुलों में शिक्षण कार्य हुआ करता था और वहां पर केवल धर्म ग्रंथ आदि ही पढ़ाए जाते थे। यानी विभिन्न विषय जो हम आज पाठशालाओं में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वे उस समय पढ़ाए ही नहीं जाते थे। तो ऐसी स्थिति में जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण संकट ये था कि आखिर यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाया क्या जाए, और अगर पढ़ाए जाए सभी विषय, भूगोल, इतिहास आदि सब कुछ, तो फिर उनकी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की जिम्मेदारी भी किसी न किसी व्यक्ति को उठानी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज सरकार ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को एक शिक्षा विभाग गठित किया और सितारे हिंद को शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया। उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि जितने भी विषय यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं उन सबकी पाठ्य पुस्तकें, विशेष तौर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तकें आप तैयार करवाएं। तो पहली बार हिंदी विधिवत रूप से भाषा के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाई गई। पहली बार हिंदी का पाठ्यक्रम कहाँ बना? फोर्ट विलियम कॉलेज में बना। और पहली बार पाठ्य पुस्तकें जो बनवाई गई, तैयार करवाई गई, उसके लिए श्रेय जाता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। ये बिंदु आपको भूलने नहीं है। प्रारंभ में संस्कृत मिश्रित हिंदी का यहाँ प्रयोग किया गया, यानी बहुत ही संस्कृतनिष्ठ हिंदी इस्तेमाल में लाई जाती थी। लेकिन कालांतर में जब भाषा के सरलीकरण की आवश्यकता पड़ी तो उर्दू मिश्रित हिंदी के ये समर्थक बन गए। प्रारंभ में ये संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे, लेकिन धीरे धीरे उर्दू मिश्रित हिंदी के समर्थक हो गए, क्योंकि उस समय जो भाषा बोली जा रही थी खड़ी बोली के रूप में, उसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी बहुत अधिक होता था। लगभग 35 ग्रंथों की आपने रचना की, पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाई और बनारस पत्रिका का संपादन किया, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के ग्रंथ हैं मानव धर्मसार,
योग वासिष्ठ के चुने हुए श्लोक, योग वासिष्ठ जो राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखी गई कृति है। उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी, उसी तरह से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना के नाम से कहानी लिखी, जो हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इतिहास, तिमिर नाशक और वेताल पच्चीसी, इनकी ये 3 महत्वपूर्ण कृतियां हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह एक दूसरे विद्वान थे जो आधार स्तंभ बने आधुनिक युग में खड़ी बोली के विकास में। आपका समय माना गया है 1826 से 1896 ईस्वी। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के समर्थक थे। दोस्तों भूलना नहीं है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद प्रारंभ में संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे, लेकिन कालांतर में उर्दू मिश्रित हिंदी के समर्थक हो गए। लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह प्रारंभ से अपने पूरे जीवन काल में ही संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी के समर्थक रहे। आपने अनुदित कृतियां लिखी, यानी संस्कृत की कृतियों के, महत्वपूर्ण कृतियों के अच्छे खड़ी बोली के अनुवाद प्रस्तुत किए, जिसमें प्रमुख हैं मेघदूत, शकुंतला और रघुवंश। तीनों ही रचनाएं कालिदास के द्वारा रची गई हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस नामक पत्र का संपादन किया, लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितेशी नामक एक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया। अब ये तो हो गई पृष्ठभूमि हिंदी गद्य के विकास की। अब हिंदी गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं दोस्तों, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, वे 2 रूपों में सामने आती हैं। परंपरागत विधाएं। परंपरागत विधाएं कौन सी हैं? वे विधाएं, वे साहित्यिक रूप जो हमें संस्कृत साहित्य से विरासत में मिले, जिनमें महत्वपूर्ण है नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध। ये चारों गद्य के रूप हमें संस्कृत साहित्य में देखने को मिलते हैं। नवीन विधाएं वे विधाएं हैं जो पश्चिमी साहित्य के संपर्क के फलस्वरूप, उसके प्रभाव के फलस्वरूप हिंदी साहित्य में विकसित हुई, जिनमें संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, फीचर, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्त, पत्र लेखन आदि बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे गद्य के रूप हैं, जिनमें आज विपुल साहित्य की रचना की जा रही है। तो दोस्तों ये हुई हमारी गद्य के उद्भव और विकास की पृष्ठभूमि। अब इस विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने जो आ रहा है वो है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? ये प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में, और आपके ऑप्शंस हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या बाबू गुलाब राय। तो दोस्तों बी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। आप इस बात को भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये परीक्षा में आ भी चुका है। आगे चलें, अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा योग वाशिष्ठ के रचनाकार कौन है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में ही यह प्रश्न भी पूछा गया। ए राम प्रसाद निरंजनी, बी सदासुख लाल, सी लल्लू लाल या डी सदल मिश्र। तो दोस्तों आप पढ़ चुके हैं, ए ऑप्शन यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। राम प्रसाद निरंजनी ने ही भाषा योग वासिष्ठ नामक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय ग्रंथ लिखा। तीसरा प्रश्न, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, यह कथन किसका है? यह प्रश्न आरपीएससी टीचर ग्रेड फर्स्ट एग्जाम 2013 में पूछा गया। ऑप्शंस है ए अमीर खुसरो, बी लल्लू लाल, सी सदल मिश्र या डी इंशाअल्लाह खान। तो दोस्तों ए विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया कथन है ये। आगे चलें। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। सन 1839 में, सन 1847 में, सन 1800 ईस्वी में या सन 1810 ईस्वी में। तो दोस्तों अभी हम पढ़ चुके हैं, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सन 1800 ईस्वी में कोलकाता में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। आगे चलें। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप प्रारंभ में इसी पत्रिका में प्रकट हुआ, इस उद्धरण से किस पत्रिका की ओर संकेत किया गया है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है ए सरस्वती पत्रिका, बी हरिश्चंद्र चंद्रिका, सी कवि वचन सुधा या डी आनंद कादम्बिनी। तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका, पहले तो आप ध्यान दे लीजिए, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी से जुड़ी हुई पत्रिका है। इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी काफी समय तक रहे, बाद में हालांकि अन्य और
संपादक भी हुए। हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित पत्रिका है, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना है, और कवि वचन सुधा भी उन्हीं के द्वारा संपादित पत्रिका है। आनंद कादंबिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगण के द्वारा, बद्री नारायण प्रेमघन के द्वारा संपादित पत्रिका है। अब बात आती है कि ये कथन आखिर किस पत्रिका के संदर्भ में कहा गया है। तो दोस्तों, ये पहली बात तो ये आचार्य शुक्ल का कथन है। दूसरी बात, ये बी ऑप्शन के लिए, यानी हरिश्चंद्र चंद्रिका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित पत्रिका है, उसके संदर्भ में कहा गया है। आपको बता दूं दोस्तों कि हरिश्चंद्र चंद्रिका जिस रूप में सामने आई, उससे पहले भारतेंदु ने इसे हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से, हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से संपादित करना शुरू किया था, लेकिन 8 अंक निकालने के बाद उन्होंने इसका पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया, और इसी हरिश्चंद्र चंद्रिका के संदर्भ में शुक्ल जी ने यह कथन प्रस्तुत किया है। आगे चलते हैं। शुक्ल जी ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ए, भारतेंदु का आविर्भाव, बी, अंग्रेजी साहित्य के परिचय, सी, गद्य का आविर्भाव, या रीतिकालीन प्रभाव से मुक्ति को। तो दोस्तों, गद्य का आविर्भाव को, गद्य के उदय को हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना माना है आचार्य शुक्ल ने। तो सी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। सुख सागर का कथ्य आधारित है श्रीमद् भागवत, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र या विष्णु पुराण। तो हम पढ़ चुके हैं, डी विकल्प यहां सही है, विष्णु पुराण पर आधारित है सुख सागर की विषय वस्तु। आगे। नासिकेतोपाख्यान की मूल कथा संबंधित है भगवान विष्णु से, शिव से, गणेश जी से या नचिकेता से। तो डी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। नचिकेता की कथा से, उसके प्रसंग से, जो कठोपनिषद में से लिया गया है, उस पर आधारित है नासिकेतोपाख्यान की कथा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? 4-5 बार तो मैं ही बोल चुकी हूं, आपको रट चुका होगा अब तक। सी, वेलेजली, लॉर्ड मार्क्विस वेलेजली के शासनकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। आगे चलें। फोर्ट विलियम कॉलेज का कार्यकाल रहा, यानी कब से कब तक फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में, एक संस्था के रूप में विद्यमान रहा? ए, 1800 से 1854 ईस्वी, बी, 1810 से 1860 ईस्वी, सी, 1802 से 1851 ईस्वी, या डी, 1811 से 1862 ईस्वी। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1800 में इसकी स्थापना हुई थी और 1854 ईस्वी तक इसने एक सशक्त प्रभावशाली संस्था के रूप में कार्य किया। आगे चलें। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के पहले प्रोफेसर थे लल्लूलाल, सदल मिश्र, गिल क्राइस्ट या इंशाअल्लाह खां। तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, सी विकल्प सही है। जॉन गिल क्राइस्ट हिंदुस्तानी के पहले प्रोफेसर थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, और जितने भी प्रोफेसर नियुक्त किए गए वे सभी यूरोपीय प्रोफेसर थे, और जिन हिंदुस्तानियों ने पढ़ाया उन्हें मुंशी और पंडित कहकर संबोधित किया गया। ये बात आप भूलेंगे नहीं। आगे चलें। प्रजा हितैषी साहित्यिक पत्रिका का संपादन किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, लल्लूलाल ने, सदल मिश्र ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने। हम पढ़ चुके हैं, डी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा संपादित पत्रिका थी बनारस, और प्रजा हितैषी पत्र का संपादन किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। आगे चले। रामप्रसाद निरंजनी का संबंध कौन से दरबार से था? जयपुर दरबार, पूना दरबार, दिल्ली दरबार या फिर पटियाला दरबार। तो हम पढ़ चुके हैं, पटियाला दरबार से संबंधित थे रामप्रसाद निरंजनी, और वहां महारानी को कथाएं बांचकर या पढ़कर सुनाया करते थे। आगे चलें। ब्रजभाषा गद्य का प्रामाणिक रूप किस काल से मिलना प्रारंभ होता है? 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से। तो दोस्तों, डी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रजभाषा गद्य की कृतियां सामने आई। आगे चलें। 84 वैष्णवन की वार्ता किस लिए प्रसिद्ध है? वैष्णव कथा के लिए, खड़ी बोली के प्रामाणिक रूप के लिए, खड़ी बोली की कविता के लिए या फिर ब्रजभाषा के प्रामाणिक रूप के लिए। तो दोस्तों,
डी विकल्प यहाँ भी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता दोनों ही कृतियां ब्रज भाषा के प्रामाणिक रूप के लिए जानी जाती हैं। तो डी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। आधुनिक युग की महत्वपूर्ण घटना क्या है? ब्रज भाषा गद्य का विकास, खड़ी बोली गद्य का विकास, ब्रज भाषा का सीमित प्रयोग या राजस्थानी गद्य का विकास। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, खड़ी बोली गद्य का विकास, जिसे शुक्ल जी भी स्वीकार करते हैं, वह आधुनिक युग की महत्वपूर्ण घटना है। 17वां प्रश्न, मैथिली गद्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। देखिए क्या पूछा गया है, मैथिली गद्य का प्रश्न पूछा गया है। कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर, कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावली। मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति, और ये तीनों रचनाएं विद्यापति की हैं, लेकिन दोस्तों वे कविता हैं, काव्यमयी रचनाएं हैं, पद्यमयी रचनाएं हैं। तो केवल और केवल गद्य की एक ही रचना यहाँ पर है, वर्ण रत्नाकर, जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा लिखी गई। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इस ग्रंथ की जो भाषा है वो है मैथिली गद्य। तो मैथिली गद्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ वर्ण रत्नाकर माना गया है। आगे चले। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं विठलनाथ, नाभादास, गोकुलनाथ या गोविंददास। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता की विषय वस्तु किससे संबंधित है? वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा की कथाओं से, खड़ी बोली गद्य के विकास से, दार्शनिक सिद्धांतों से या योग और साधना से। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इन दोनों ग्रंथों में वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा से संबंधित कथाओं का वर्णन किया गया है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 20वां प्रश्न, अष्टयाम के लेखक हैं विठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास या फिर प्रियादास। तो सी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का उत्तर है सही, नाभादास ने अष्टयाम नामक कृति लिखी। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है? अष्टयाम, मेराजुल आशकीन, सबरस या हिदायतनामा। तो आपको याद होगा बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गेसूद राज के द्वारा रचित मेराजुल आशकीन दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है। श्रृंगार रसमंडन ब्रजभाषा ग्रंथ के रचयिता हैं विठलनाथ, हित हरिवंश, नाभादास या गोविंदास। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रृंगार रसमंडन नामक जो ब्रजभाषा में रचित ग्रंथ है उसकी रचना विठलनाथ के द्वारा की गई। 22वां प्रश्न, अष्टयाम किस भाषा में रचित कृति है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली या राजस्थानी। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, अष्टयाम की रचना ब्रज भाषा में की गई है। आगे चलते हैं। 24वां प्रश्न, लल्लू लाल जी की रचना है नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी, सुख सागर या फिर प्रेम सागर। तो डी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है, प्रेम सागर लल्लू लाल जी की कृति है। आगे चलें। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूद राज किस लिए प्रसिद्ध हैं? खड़ी बोली गद्य के लिए, दक्षिणी गद्य के लिए, मैथिली गद्य के लिए या राजस्थानी गद्य के लिए। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, दक्षिणी गद्य के लिए प्रसिद्ध है ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूद राज। आगे चले। शाह मिराजी उशाक, शाह बुरहानुद्दीन, अमीनुद्दीन और मुल्ला वजी किस लिए जाने जाते हैं? सूफी काव्य रचना के लिए, प्रेमाख्यानक परंपरा के लिए, दक्षिणी गद्य के लिए या उर्दू मिश्रित हिंदी गद्य के लिए। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, दक्षिणी गद्य के लिए ये सभी रचनाकार जाने जाते हैं। हिदायतनामा के रचनाकार का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन, शाह बुरहानुद्दीन, ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूद राज या फिर अमीनुद्दीन। तो सी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है, हिदायतनामा की रचना भी ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूद राज के द्वारा की गई। आगे चले। 19वीं सदी में हिंदी के 4 गद्य के उन्नायक आधार स्तंभ माने गए हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राममोहन रॉय, लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, सुखलाल, रामप्रसाद निरंजनी। सी भारतेंदु, लल्लूलाल, सदल मिश्र, राजा राममोहन रॉय। डी मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां और लल्लूलाल। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आधार स्तंभ मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां और लल्लूलाल ही माने गए हैं। आगे चले। खड़ी बोली की प्राचीनतम गद्य रचना है रानी केतकी की कहानी, भाषा योग वशिष्ठ, चंद चंद वर्णन की महिमा या फिर सुख सागर। तो सी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है, कवि गंग के द्वारा लिखी गई कृति है ये।
अकबर के समकालीन माने जाते हैं, चर्चा हम कर चुके हैं। ये खड़ी बोली गद्य की प्राचीनतम रचना मानी जाती है, लेकिन प्राचीनतम परिष्कृत रचना भाषा योग वासिष्ठ है। आगे चलें। हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मुंशी सदासुखलाल? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने एक लेख में इसकी चर्चा की थी। आगे चले। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, कवि गंग, पंडित दौलत राम या सदासुखलाल? अभी अभी चर्चा की मैंने, कवि गंग ने लिखा चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। गंग कवि किसके समकालीन कवि थे? अकबर के, राजा जयसिंह के, सिंधिया राज परिवार के या गायकवाड़ राज परिवार के? अकबर के समकालीन थे कवि गंग। इसकी चर्चा भी हम कई बार कर चुके हैं। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भाषा योग वासिष्ठ की रचना कब हुई? 1641 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1701 या 1714 ईस्वी? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1741 ईस्वी में ही राम प्रसाद निरंजनी ने रचना की भाषा योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ की। 1761 ईस्वी में जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किसने किया? राम प्रसाद निरंजनी, पंडित दौलत राम, कवि गंग या पंडित सदासुखलाल? तो दोस्तों पंडित दौलत राम ने जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 35वां प्रश्न, सुख सागर के रचयिता हैं सदासुखलाल, लल्लूलाल, मुंशी इंशाअल्लाह खां या राजा लक्ष्मण सिंह? ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सदासुखलाल के द्वारा ही रची गई कृति सुख सागर। सदासुखलाल कहां के निवासी थे? दिल्ली, जयपुर, आगरा या लखनऊ? तो हम पढ़ चुके हैं। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिल्ली के निवासी थे सदासुखलाल। आगे चलें, अगले प्रश्न पर आए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रौढ़ रचना किसे माना है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, भाषा योग वासिष्ठ, चंद छंद वर्णन की महिमा? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग वासिष्ठ को खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रौढ़ रचना कहकर पुकारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे चलें। उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदासुखलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या इंशाअल्लाह खां? तो डी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंशाअल्लाह खां के द्वारा रची गई है ये रचना रानी केतकी की कहानी, जिसका महत्व प्रारंभिक हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में विशेष है। आगे चलें। हिंदी का प्रथम पत्र है बंगदूत, सुधाकर, बुद्धि प्रकाश या उदंत मार्तंड? मैंने चर्चा की थी, इसे भूलेंगे नहीं। डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। और पंडित जुगल किशोर ने इसका संपादन प्रारंभ किया। और कहां से शुरू किया? कोलकाता से शुरू किया। आगे चलें, 40वें प्रश्न पर आते हैं। बनारस अखबार किसने निकाला? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राम मोहन रॉय और भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो दोस्तों बी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस नामक अखबार का संपादन शुरू किया था। आगे चलें। प्रारंभ में परिष्कृत हिंदी के और बाद में उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षपाती रचनाकार हैं राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी इंशाअल्लाह खां या राम प्रसाद निरंजनी? तो बी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद प्रारंभ में संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे, लेकिन कालांतर में वे उर्दू मिश्रित हिंदी के समर्थक हो गए। आगे चलें। शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? तो डी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को अंग्रेज सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। विशुद्ध हिंदी समर्थक का नाम बताइए जिसने शकुंतला, मेघदूत और रघुवंश जैसे हिंदी ग्रंथों का अनुवाद किया? राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद या राम प्रसाद निरंजनी? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजा लक्ष्मण सिंह ने ही इन सभी महत्वपूर्ण संस्कृत की कृतियों के अनुवाद प्रस्तुत किए। आगे चलें। हिंदी गद्य के विकास एवं अध्ययन अध्यापन के लिए कौन सी संस्था का योगदान बहुचर्चित है? आर्य समाज, फोर्ट विलियम कॉलेज, नागरी प्रचारिणी सभा या सरस्वती विद्या कॉलेज? तो हम पढ़ चुके। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता का सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो अध्ययन और अध्यापन से जुड़ी थी के रूप में बहुत चर्चित है इसका नाम। आगे चले। मुल्ला वजही ने किस कृति की रचना की? सबरस, अंग प्रबोध,
या भाषा योग वासिष्ठ, वासिष्ठ कर लेंगे इसको, रस सारांश। तो दोस्तों सब रस, ए विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुल्ला वजही की दो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, सबरस और कुतुब मुश्तरी। इन्हें आपको भूलना नहीं है, इन पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को गद्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि ब्रजभाषा काव्य की भाषा थी। बी, खड़ी बोली संपर्क भाषा के रूप में हिंदी क्षेत्र में व्यवहृत होने लगी थी। सी, पद्य और गद्य की भाषा अलग अलग होती है। डी, खड़ी बोली राज्याश्रित थी। तो दोस्तों सबसे सही विकल्प है बी, क्योंकि जिस समय ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग गद्य भाषा के रूप में किया गया, उस समय खड़ी बोली पहले से ही भारत में संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाने लगी थी। और यही कारण है कि अंग्रेजों को एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जिसे अधिक से अधिक लोग समझ सकें। तो इसलिए खड़ी बोली को हिंदी के क्षेत्र में संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। आगे चलें। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा कौन सी है? राजस्थानी, दक्षिणी हिंदी, खड़ी बोली या ब्रज भाषा? तो डी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं दोनों, 252 वैष्णवन की वार्ता भी और 84 वैष्णवन की वार्ता भी। आगे चलते हैं। भाषा योग वासिष्ठ की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली मिश्रित ब्रज, ब्रज भाषा या प्रौढ़ ब्रज? तो खड़ी बोली में रचित रचना है भाषा योग वासिष्ठ। आपको ध्यान होगा आचार्य शुक्ल ने इसे खड़ी बोली गद्य की एक परिष्कृत कृति के रूप में स्वीकार किया है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रेम सागर के रचयिता हैं लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदासुख लाल या ईशा अल्लाह खां? ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लल्लू लाल ने प्रेम सागर नामक ग्रंथ की रचना की। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर कौन थे? गारसा दतासी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, जॉन गिलक्राइस्ट या लल्लू लाल? तो सी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। रामचरित के रचनाकार हैं, चरित्र कर लीजिए दोस्तों इसे। ऑप्शंस हैं सदासुख लाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल या सदल मिश्र। तो दोस्तों सदल मिश्र, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामचरित्र के रचनाकार हैं सदल मिश्र। आगे चलते हैं। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सदासुख लाल? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ही ये कहानी राजा भोज का सपना लिखी। आगे चलें। हिंदी गद्य के विकास के कारणों में से कौन सा एक कारण सही नहीं है? ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान, मुद्रण प्रणाली की शुरुआत, अंग्रेज सरकार का संरक्षण या पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हिंदी गद्य के विकास में ये कारण मौजूद नहीं था, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने कभी भी हिंदी भाषा को संरक्षण प्रदान किया ही नहीं। अपने ईसाई धर्म के प्रचार और शासन व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से उन्होंने इस भाषा को इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन उसे राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया। शेष तीनों हिंदी गद्य के विकास के में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ईसाई धर्म प्रचारकों के माध्यम से भी हिंदी गद्य विकसित हुआ, मुद्रण प्रणाली यानी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो स्थापित हुई, उनसे किताबों के छापने में आसानी हुई, तो उसकी वजह से भी हिंदी गद्य का विकास हुआ, और पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित की गई उनसे भी हिंदी गद्य के विकास की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो तीनों कारण है हिंदी गद्य के विकास के, केवल अंग्रेज सरकार का संरक्षण असंगत है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। किसकी भाषा आधुनिक हिंदी गद्य के सर्वाधिक निकट है? इंशा अल्लाह खां, जॉन गिलक्राइस्ट, मुल्ला वजही या पंडित सदासुख लाल न्याजी? तो डी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे ज्यादा आधुनिक हिंदी गद्य के निकट है सदासुख लाल न्याजी की भाषा। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने हिंदी गद्य के विकास पर गहरी चर्चा की। अब आगे हम गद्य की विभिन्न विधाएं जो आधुनिक काल में सामने आती हैं उभर कर, उन पर क्रम से चर्चा करेंगे। बने रहिए, प्रतीक्षा में रहिए और परिश्रम करते रहिए, एकाग्रचित्त बने रहिए। अगले सत्र की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।